हेलो माय क्यूट फार्मर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मर एजुकेशन। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हेलो माय क्यूट फार्मर फैमिली, क्या हाल चाल है दोस्तों? कैसी चल रही है आप लोगों की फार्मासिस्ट की तैयारी? अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए लगे रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए ताकि आप लोगों को जो है किसी चीज़ की जो है दिक्कत ना हो। देखिए, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आप MCQs सॉल्व करिए। PYQs मैं करा ही रहा हूँ, अभी कुछ दिन बाद जो है MCQs भी आपको दूंगा। MCQs वो होंगे जो आपके आ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे MCQs होंगे, बट मैं वो छाट छाट के दूंगा जो कि आपके पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उनमें से आज आने की उम्मीद रहेगी, श्योर टाइप जिसको बोलते हैं ना। तो RRB की तैयारी अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद है स्टार्ट कर भी दी होगी, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। जुलाई से सितंबर में फॉर्म ही आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा अभी कोई आइडिया नहीं है, बट तैयारी करते रहेंगे अभी से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ आप इन सब चीज़ों के साथ थ्योरी भी पढ़ते रहिए। कभी कभी ये रहता है ना कि क्वेश्चन आते तो ये थ्योरी से ही हैं, जो MCQs हैं या PYQs हैं, बट आप थ्योरी पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। थ्योरी पढ़ने से चीज़ें माइंड में रहती हैं कि हाँ, इस चीज़ का आंसर ये था, ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई थी। और खाली आप MCQs रटते हैं और रटने की कोशिश करते हैं तो वो फिर आपके लिए ये रहेगा कि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आप पूरा भूल जाएंगे, या इधर से उधर ज़रा सा भी जो ऑप्शन चेंज हुआ तो आप भूल जाएंगे। तो ऐसी बेवकूफ़ी वाले काम मत करिए, अच्छे से पढ़िए। ये PYQ इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप लोग जो है, जैसे थ्योरी किसी ने पढ़ ली, अपना सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो है थ्योरी पे वो आप उसके बाद जो है आप MCQs और PYQs पे आते हैं। भाई आप जब चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है आप MCQs लगाएंगे, PYQs लगाएंगे, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि जो है हम कितने पानी में हैं। अब ऐसे क्या है, आप खाली PYQ लगा लिए, MCQs लगा लिए, तो आपको एक पता नहीं चल पाएगा कि किस चैप्टर से है, क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है। तो सबसे पहले आप थ्योरी जो है उसको देखिए, फिर उसके बाद जो है MCQs पे आइए, फिर उसके बाद जो है आप PYQ पे आइए, ठीक है। PYQ पे आने से ये फ़ायदा रहेगा, आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं, तो उसमें जो है कोई किसी टॉपिक से पूछ लेता है, कोई किसी टॉपिक से पूछ लेता है। तो उसी तरह आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार, ये तो जनरल फार्माकोलॉजी से पूछा गया था, ये यार ये तो स्टैटिक्स से पूछा हुआ है, टैबलेट का है, ये कैप्सूल का है। तो एक आइडिया मिल गया आपको कि नहीं, कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर आप थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे जान पाएंगे कि किस टॉपिक से पूछा है, किससे नहीं पूछा है। तो इसलिए थ्योरी भी पढ़ते रहिए और आप ये PYQ भी लगाते रहिए, है ना। उससे आपको ये भी आइडिया रहेगा कि थ्योरी का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं जो है फोर्स कर रहा हूँ आपको कि थ्योरी भी पढ़िए। आप PYQ करिए, MCQs करिए, जितने जितने हो सके बहुत अच्छी चीज़ है, बट थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए, है ना। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन जेल्डाल्स मेथड सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्ट विद। ये आपका पूछा गया है RRB फार्मासिस्ट 2019 में, कि इसमें क्या पूछा गया है कि जेल्डाल मेथड जो होता है उसमें जो सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन होता है वो डाइजेस्ट किसके साथ होता है, ठीक है। डाइजेस्ट मतलब जो है किसके द्वारा जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, या कह सकते हैं कि किस में जाके जो है पूरी तरीके से कम्प्लीटली उसमें जो है मिल जाता है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कंसनट्रेटेड H2SO4, ऑप्शन बी है आपका कंसनट्रेटेड NaOH, ऑप्शन सी है फ्यूमिंग HNO3, एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक। तो जो आपका जेल्डॉल मेथड होता है उसमें जो आपका नाइट्रोजन सैंपल कंटेन करता है वो डाइजेस्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 पे, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर अ pH ऑफ 7 इज शोन विद। ये आपका RRB फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर में pH 7 होता है वो किस कलर का होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है येलो कलर, ऑप्शन बी दिया हुआ है ब्लू कलर, ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्रीन कलर, एंड ऑप्शन डी दिया गया है पिंक कलर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ग्रीन कलर, ठीक है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर pH ऑफ 7 इज शोन विद ग्रीन कलर। तो आपने उस देखा था कि जो है आपका
जो यूनिवर्सल इंडिकेटर था जिसमें PS7 था, उसमें जो है वो किस कलर का होता है। ठीक, जो PS7 होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया। ठीक, और जैसे ही जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे आपका 7 6 5 4 3 2 1 0 होगा, वैसे ही वो जो है आपका एसिडिक होता चला जाएगा पीएच। और जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे 7 8 9 10 11 12 13 14, वो आपका एल्कलाइन होता जाएगा, यानी बेसिक होता चला जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में कि इसमें देखिए जो 7 है पीएच लेवल, ठीक, वो आपका न्यूट्रल दिखा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए वाटर का दिखा रहा है। जैसे 6 है लाइट ग्रीन में है, ये आपका मिल्क का दिखा रहा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे 7 से 0 की तरफ, तो वो आपका हाईली एसिडिक होता चला जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक, तो ये चीज़ है इसमें। और जैसे ही आप 7 से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे इन द सेंस 7 8 9 10 11 12, जैसे जैसे नीचे आएंगे वो आपका जो है एल्कलाइन हो जाएगा, पर्पल कलर में हो जाएगा, डार्क पर्पल में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फिगर जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो 7 pH होगा वो न्यूट्रल होगा और ग्रीन कलर में होगा। ये कलर ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, ग्रीन कलर में जो 7 होगा वो आपका pH, वो PS7 होगा, न्यूट्रल रहता है, ये वाटर जैसे हो गया। और जैसे ही आपका नीचे जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे 7 के बाद 6 5 4 3 2 1 0, ये आपका जो है 0 पे बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जैसे जो बैटरी वगैरह में एसिड पड़ता है वो होता है। और जो हमारा स्टमक का जो एसिड होता है, जिसको गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं, उसका पीएच सोच लीजिए 1 होता है, तो कितना ज़्यादा जो है एसिडिक होता होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन कलर। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एप्रोटिक सॉल्वेंट हैव, ये आपका पूछा गया है RRB फार्मासिस्ट 2016 में। तो जो आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो कैसा होता है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए इज़ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑप्शन बी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑप्शन सी बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड ऑप्शन डी इज़ नो एसिडिक एंड नो बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, न्यूट्रल होता है। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। बेंजोइल पेरोक्साइड्स, ये आपका RRB फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया है कि बेंजाइल पेरोक्साइड क्या होता है। तो ऑप्शन ए इज़ एन इमोलिएंट, ऑप्शन बी इज़ एन एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन सी इज़ अ प्रिजर्वेटिव, एंड ऑप्शन डी इज़ ए किरेटोलिटिक। अब बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ए किरेटोलिटिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए किरेटोलिटिक। अब किरेटोलिटिक होता क्या है, ठीक है, तो किरेटोलिटिक क्या होता है, वो कंपाउंड होता है जो कि ब्रेक डाउन कर देता है आउटर लेयर ऑफ स्किन को। ठीक है, और क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है आपकी थिकनेस ऑफ जो सोरियाटिक प्लेक होती है उसको। समझ में आया किरेटोलिटिक क्या होता है। किरेटोलिटिक वो होता है जो कि जो है ब्रेक डाउन कर देता है आपको, यानी ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देता है आपकी आउटर लेयर ऑफ स्किन को, जो बाहरी लेयर होती है स्किन की उसको जो है तोड़ देता है। और साथ ही साथ क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है थिकनेस को आपका सोरियाटिक प्लेक की। ठीक, तो ये आपका होता है ए किरेटोलिटिक। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम। ये आपका पूछा गया है RRB फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें क्या बताना है कि क्लोरिनेटेड जो लाइम होता है उसका कॉमन नेम क्या है। ऑप्शन ए इज़ बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी इज़ ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी इज़ कॉपर सल्फेट, एंड ऑप्शन डी इज़ ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शन। तो आपका जो क्लोरिनेटेड लाइम होता है उसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिएगा क्लोरिनेटेड लाइम होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। इप्सम साल्ट इज़, ये आपका पूछा गया है RRB फार्मासिस्ट 2019 में। जो आपका इप्सम साल्ट है वो क्या है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी दिया है मैग्नीशियम सल्फेट, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस अबव।
तो आपका जो इप्सम सल्फेट होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27 पे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ रिएक्शन। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो रिएक्शन होती है आपकी एसिड और बेस के बीच में, तो सॉल्ट मिलता है, ठीक है, और वाटर मिलता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ठीक, मतलब अगर आपका एसिड और बेस साथ में मिलाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है आपका सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए इज़ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ऑप्शन बी इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी इज़ कंबस्टन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी इज़ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो आपकी एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो हमें सॉल्ट और वाटर जो मिलता है, तो ये रिएक्शन कहलाती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जो हमारा सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण ही मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रलाइजेशन। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28 पे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। ये आपका पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2019। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, मतलब अगर हम किसी चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में, तो वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए इज़ स्किमिंग, ऑप्शन बी इज़ डिस्चार्जिंग, ऑप्शन सी इज़ चार्जिंग एंड ऑप्शन डी इज़ अर्थिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थिंग। आप सबसे अच्छा एग्जांपल आपने ज़रूर देखा होगा जो मैं बता रहा हूँ। आपने पोल देखे होंगे ना, जो बिजली के खंभे होते हैं, उनमें देखा होगा एक लंबा सा वायर नीचे आता है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो हमको लगता है कि वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, बट वो सपोर्ट तो काम करता है, साथ में वो अर्थिंग का भी काम करता है। जैसे बारिश वगैरह हुई और इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है चल रही है और अचानक से उस खंभे में लाइट उतर आए, तो वो जो लोहे का वायर बंधा होता है मोटा सा, वो क्या करता है, वो देखिए आप, वो ज़मीन में गड़ा होता है, उसी से अटैच होता है, एक लोहे का रॉड ज़मीन में गड़ा होता है, उसी से अटैच होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अगर करंट बाई चांस पोल में आता है तो वो नीचे उस वायर के थ्रू अर्थ मतलब ज़मीन के अंदर चला जाए, उसी को ही अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29 पे, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन। ये आपका पूछा गया है आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप लोगों को तो पता ही होगा, बट देखते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इज स्टील, ऑप्शन बी इज़ एयर, ऑप्शन सी इज़ वैक्यूम एंड ऑप्शन डी इज़ वाटर। तो साउंड आपका जो है ट्रैवल नहीं कर सकता है जहाँ पे, वो कहाँ है भाई? वैक्यूम ही तो है। वैक्यूम में जो है एयर नहीं होती है, वो पूरा एकदम एयर फ्री रहता है, तो उसमें कहाँ से जो है साउंड ट्रैवल करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30 पे, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ये आपका पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आना चाहिए। आप जो है ये क्वेश्चन मान के चलिए 5th 6th 7th 8th से लेके आपका इंटर किए, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये तो 8th 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि जो है एसआई यूनिट प्रेशर का क्या है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है हेनरी एंड ऑप्शन डी इज़ हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। फिर आता क्वेश्चन नंबर 31 पे, सिनोनिम ऑफ इंडियन स्क्विल। ये आपका पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में। जो इंडियन स्क्विल होता है उसका सिनोनिम क्या होता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है लिकोरिस रूट, ऑप्शन बी दिया हुआ है सी अनियन, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका एरो पॉइजन एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है यम। तो इंडियन स्क्विल हम कहते हैं आपका सी अनियन को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी अनियन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32 पे, इमेटिन इज एन एल्कोलाइड ऑफ इपेकैकुआना एक्ट एज। इसमें जो इमेटिन होता है एल्कोलाइड में, इपेकैकुआना में, वो किस तरीके से एक्ट करता है?
ठीक, ये पूछा गया है। जो आपका एल्कोलाइड इपेकेकुआना है उसमें जो है एमिटिन जो होता है कंटेंट, वो जो है क्या काम करता है, ये आपका पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों में। तो ऑप्शन ए इज़ एमोबिसाइड, ऑप्शन बी इज़ एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी इज़ एंटीसेप्टिक, सॉरी ये दो आ गए हैं, चलिए कोई नहीं, एंड ऑप्शन डी इज़ एंटी डायरियल। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एमोबिसाइड। जो इपेकेकुआना है एल्कोलाइड, इसमें जो एमिटिन है वो आपका काम करता है एज ए एमोबिसाइड। ठीक, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33 पे। द सोर्स ऑफ विनक्रिस्टिन इज, ये आपका पूछा गया है आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में, पेपर 1 और पेपर 2 में, दोनों में पूछा गया है। ऑप्शन ए इज प्यूनिका ग्रेनेटम, ऑप्शन बी इज रिसिनस क्यूमिन्स, ऑप्शन सी इज आपका कैथरेंसिस रोजियस, एंड ऑप्शन डी इज सोलेनम पेनिकुलेटम। तो देखिए विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ये किस में यूज़ आते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो काफ़ी इजी है, आप लोगों को पता ही होगा, बट नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये आपके जो होते हैं एंटी कैंसर होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग कह लीजिए या कंपोनेंट कह लीजिए या कंटेंट कह लीजिए, विनक्रिस्टिन और इसके साथ में होता है आपका विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन। ठीक है, ये आपके दोनों जो होते हैं ये एंटी कैंसर होते हैं, एंटी कैंसर होते हैं, ये कैंसर में यूज़ होते हैं। और ये हमको मिलते हैं कैथरेंसिस रोजियस, जिसको हम बोलते हैं आपका हिंदी में सदाबहार, विंका रोजिया, है ना, विंका रोजिया बोटेनिकल नेम होता है उसका, या कॉमन नेम कह सकते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं आपका सदाबहार। उससे हमें मिलता है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, उसकी जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं उससे, और आपका जो है उसकी लीफ से भी मिलती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैथरेंसिस रोजियस। फिर आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज सुप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट, ये आपका पूछा गया आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में। इसमें से कौन सी जो है एक्टिविटी जो है सुप्रेस्ड हो जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के प्रेजेंस के कारण कौन सी जो है एक्टिविटी सुप्रेस्ड हो जाती है। सुप्रेस मतलब हो जाती है धीमी हो जाती है, कम पड़ जाती है। ठीक है, सुप्रेस मतलब होता है धीमा होना, धीमा होना या कम पड़ जाना, कम होना। ठीक है, तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो है कम हो जाती है ऑक्सिन की प्रेजेंस में प्लांट में। तो ऑप्शन ए इज सेल डिवीजन, ऑप्शन बी इज रूट इनिबिशन, ऑप्शन सी इज आपका ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, एंड ऑप्शन डी इज डेवलपमेंट ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी, रूट इनिबिशन। इसमें क्या होता है कि जो है ऑक्सिन की प्रेजेंस के कारण जो एक्टिविटी सुप्रेस्ड होती है वो होती है आपकी रूट इनहिबिशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूट इनहिबिशन। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 पे, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इनऑर्गेनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग द मोस्ट लाइकली ड्रग टू बी यूज्ड इज, ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हमें कुछ वैसा नहीं करना है, सीधे बताना है कि जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग में कौन सा जो है एज ए एंटीडोट यूज़ करते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने आपको जो है जो मेरे वीडियोस हैं उनमें आपने देखा होगा मैंने एंटीडोट के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो वो इसीलिए पढ़ाया हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंटीडोट आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है ड्रग्स और उसके एंटीडोट। ठीक है, तो आप जो है मैंने बताया था कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, तो आप जाके इसको वीडियो देख सकते हैं, एंटीडोट नाम से है। आप मेरे जो है सैम फार्मा ईडियो पे जाके और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको जो है मिल जाएगा, उसमें ड्रग्स एंड एंटीडोट के बारे में लिखा हुआ है पूरा। मैंने जितना भी आपके जितने भी ड्रग्स और उसके एंटीडोट है वो सारे लिखे हुए हैं, तो आप उसमें जाके ये चीज़ देख सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है
आर्सेनिक पॉइजनिंग या हैवी मेटल्स के बारे में, उसमें जो भी आपका ये एज ए एंटीडोट यूज़ होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज़ डाइमरकैप्रोल, ऑप्शन बी इज़ डेफ्रॉक्सामिन, ऑप्शन सी इज़ EDTA यानी एथिलीन डाइअमीन टेट्राएस्टिक एसिड, एंड ऑप्शन डी इज़ पेनिसिलामीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डाइमरकैप्रोल। आपका जो आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है उसमें एज ए एंटीडोट यूज़ होता है आपका डाइमरकैप्रोल। आर्सेनिक आपका हैवी मेटल में आता है, तो जो मैंने आपको जो वीडियो बताई है उसमें आपको आर्सेनिक ना मिले तो आप ये हैवी मेटल का देखिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हैवी मेटल में हम एज ए एंटीडोट डाइमरकैप्रोल यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डाइमरकैप्रोल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, ड्यूरिंग एड्स HIV इन्फेक्ट्स। ये आपका RRB फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। मतलब एड्स के टाइम पे जो है HIV इन्फेक्ट करता है किसको? तो इसमें ऑप्शन ए CD4 लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी CD3 लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी इज़ आपका CD2 लिम्फोसाइट्स, एंड ऑप्शन डी इज़ बीटा लिम्फोसाइट्स। तो जब एड्स होता है और उसमें जो है जो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो इन्फेक्ट करता है आपका CD4 लिम्फोसाइट्स को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका CD4 लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, मेट्रोनिडाजोल। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37 पे, मेट्रोनिडाजोल इज लीस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ये आपका RRB फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। तो जो आपका मेट्रोनिडाजोल होती है ये किसके ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव होती है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है वो दिया हुआ है आपका giardiasis, ऑप्शन बी इज एमोबियासिस, ऑप्शन सी इज न्यूमोसाइटिस, ऑप्शन सी इज न्यूमोसिस्टिस, एंड ऑप्शन डी इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका न्यूमोसिस्टिस, ऑप्शन नंबर सी न्यूमोसिस्टिस। तो मेट्रोनिडाजोल जो है मोस्ट लाइकली इफेक्टिव होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोसिस्टिस। क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करते हैं, द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को बोलते हैं हम UTI। ये भी याद रखिएगा, कभी कोई शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लेता है कि UTI किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, तो हमें पता ही नहीं होगा ये UTI होता क्या है, फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा तो कैसे जान पाएंगे। तो ये याद रखिएगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है आपका UTI होता है उसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक, तो ये किससे होता है, ये आपका पूछा गया RRB फार्मासिस्ट 2016 में। ऑप्शन ए इज E. coli एंड प्रोटियस वल्गैरिस, एंड ऑप्शन बी इज स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, एंड ऑप्शन सी इज स्टेफाइलोकोकस पायरोजेंस, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका UTI होता है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये कॉज करता है आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो है आपका E. coli एंड प्रोटियस वल्गैरिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए E. coli एंड प्रोटियस वल्गैरिस। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 39 पे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैंकोमाइसिन आर ऑल एक्सेप्ट। ये आपका पूछा गया है RRB फार्मासिस्ट 2015 में। देखिए फ्रेंड्स, वही चीज़ आ गई जो बहुत डीपली, मतलब हम लोग जिनको जो है ज़्यादा बहाव नहीं देते, कहते हैं ना कि बहुत हल्के में लेते हैं, वही चीज़ आ गई। एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैंकोमाइसिन आर ऑल एक्सेप्ट। देखिए ये जो है काफ़ी मतलब बहुत वैसा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट माइंड को अगर आप कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज़ जो है कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। इसीलिए मैंने इसको जो है रेड कलर से कर दिया है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैंकोमाइसिन आर ऑल एक्सेप्ट। अब इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें क्या बताना है कि वैंकोमाइसिन के कौन से एडवर्स इफेक्ट हैं किसी एक को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, आर ऑल मतलब हैं सारे, एक्सेप्ट मतलब एक कोई नहीं है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका ए ऑप्शन इज ओटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी इज रेडमान सिंड्रोम, ऑप्शन सी इज कार्डियोटॉक्सिसिटी, एंड ऑप्शन डी इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक, तो जो वैंकोमाइसिन होता है उसके एडवर्स इफेक्ट आपका ओटोटॉक्सिसिटी भी है, रेडमान सिंड्रोम भी है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, बट आपका कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं है। तो इस तरीके से एकदम कंसंट्रेट करके आपको जो है पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अगर ज़रा सा भी 19-20 हुआ तो ये मान के चलिए आपके 4 नंबर गए। ठीक, 4 नंबर गए या 2 नंबर गए, जिस हिसाब से है। तो
क्वेश्चन जब भी पढ़ें आप बहुत अच्छे से अपना माइंड पूरा फोकस करके पढ़ें। एक ज़रा सी गलती आपका जो है कितना नुकसान कर सकती सोच सकते हैं। खाली एक्सेप्ट लिखा हुआ है, आपने अगर ये चीज़ नहीं ध्यान दी तो फिर काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 7, कार्डियोटॉक्सिसिटी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज बाय। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत 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 जगह। ठीक है, इसका आंसर पता भी होगा, इसीलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा, यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट करके देंगे। ठीक है, ये मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा। आप लोग जो है इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आरआरबी फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ते रहिए। ठीक है, अभी मैं आपके लिए फिर ये एमसीक्यूज़ की भी सीरीज़ चलाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं चैप्टर वाइज अगर लेके आऊँ तो भी आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मुझे चैप्टर वाइज जो है चाहिए एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़, तो मैं आपके लिए चैप्टर वाइज भी बना दूंगा। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान भी रहेंगे। इस तरह क्या है कि ये मिक्स हैं, बट हैं आपके काम के ही ये भी, ये ऐसा नहीं है कि ये काम के नहीं काम के हैं। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट में जो है आप अपना जिस चीज़ की जो प्रॉब्लम है वो बताएं, और साथ ही ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर भी दें। मैं वेट करूँगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊँगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी, कि आप लोग हमें मुझे ये बताइए कि जो है आप लोग क्या चैप्टर वाइज चाहते हैं कि मैं आपको एमसीक्यूज़ दूँ या पीवाईक्यूज़ दूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ दूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको जो है चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान रहेंगे पढ़ने में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखिए, ये एक अभी बहुत छोटी सी हमारी फार्मा फैमिली है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी जो इस फैमिली से जोड़ें। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँगा। इस छोटी सी फार्मा फैमिली का आप भी पार्ट बनिए और अपने जो है फैमिली, जो अपने फ्रेंड्स हैं या आपके जो फैमिली मेम्बर जो भी हैं, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं फार्मासिस्ट की, आप उनको भी जो है सजेस्ट करिए कि प्लीज़ इस चैनल से तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है इस छोटी सी फार्मा फैमिली का हिस्सा बनिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।